सिविल सर्विस एग्जाम में अच्छी रैंक लाना, यही तो सब कुछ होता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर रैंक 19 वाले को अपनी ड्रीम पोस्टिंग एक ऐसे कैंडिडेट से हारनी पड़ जाए जिसकी रैंक 37 हो? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस की बात करेंगे जो मेरिट के सही मतलब और रूल्स की ताकत पर हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर ये हुआ कैसे? रैंक 19 वाला कैंडिडेट एक कविटेड पोस्ट हार जाए, और वो भी रैंक 37 वाले से। सुनने में तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी लगती है ना? तो चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो मिलिए इस कहानी के दो मेन किरदारों से। एक तरफ है जी किरण, एससी कैटेगरी से आते हैं और रैंक जबरदस्त 19। दूसरी तरफ है एंटनी एस मरियप्पा, जनरल कैटेगरी से, और इनकी रैंक है 37। और बस इन्हीं दोनों की रैंक और कैटेगरी के बीच ही इस पूरे केस की जड़ छिपी हुई है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 2013 की। मौका था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस एग्जाम का। आप जानते ही हैं, ये वो एग्जाम है जिसे क्रैक करने का सपना देश के लाखों नौजवान देखते हैं। और दांव पे क्या लगा था? एक बहुत ही खास, बहुत ही कवर्टेड पोस्टिंग, कर्नाटक कैडर में जनरल इनसाइडर की एक वैकेंसी। अब इनसाइडर का मतलब है कि कैंडिडेट कर्नाटक का ही हो, और जनरल मतलब ये सीट किसी के लिए रिजर्व नहीं थी। तो जाहिर है कर्नाटक के किसी भी कैंडिडेट के लिए ये एक ड्रीम पोस्टिंग थी। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना आईएफएस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। इसमें दो स्टेज होते हैं। पहला है प्रीलिम्स। इसे आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट या एक क्वालिफाइंग रेस मान सकते हैं। लाखों लोग बैठते हैं, कुछ हजार ही आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ये बस एक एंट्री टिकट है। और यहीं कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स का कट ऑफ था 267 मार्क्स। वहीं एससी कैटेगरी के लिए एक रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड था और कट ऑफ था 233। और यकीन मानिए, इन्हीं नंबरों का फर्क इस पूरे केस का मतलब सेंटर पॉइंट बन गया। तो अब देखिए हुआ क्या। जी, किरण के मार्क्स आए 247.18। अब ये जनरल कट ऑफ से तो कम थे, लेकिन अपनी एससी कैटेगरी के रिलैक्स स्टैंडर्ड की वजह से वो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए। दूसरी तरफ एंटनी मरियप्पा ने स्कोर किया 270.68। इन्होंने जनरल कट ऑफ को बड़े आराम से पार कर लिया। बस यहीं से दोनों की कहानी ने अलग अलग मोड़ ले लिया। तो एग्जाम के रिजल्ट्स तो आ गए, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी थी, अदालतों में। एक पोस्टिंग को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक चली। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट और फिर सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। जरा इस लीगल बैटल की टाइमलाइन देखिए। 2015 में कैडर एलोकेशन हुआ और रैंक 37 वाले मरियप्पा को कर्नाटक मिल गया। पर फिर 2016 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया जी किरण के पक्ष में। फिर 2019 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया, यानी उन्होंने भी कहा कि पोस्ट रैंक 19 वाले किरण को मिलनी चाहिए। अब सोचिए, दो कोर्ट्स का फैसला किरण के फेवर में था। ऐसा लग रहा था कि केस तो अब खत्म है, किरण की जीत पक्की। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सवाल बस एक पोस्टिंग का नहीं था, सवाल बहुत बड़ा था। सवाल था कि असली मेरिट है क्या? क्या किसी के काबिलियत का पैमाना सिर्फ उसकी फाइनल रैंक है, या फिर उस रैंक तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है, जो नियम है, वो ज्यादा जरूरी है? ये असल में मेरिट और रूल्स के बीच की एक सीधी टक्कर थी। कोर्ट में दोनों तरफ की दलीलें बिल्कुल सीधी और साफ थीं। किरण के वकील का कहना था, देखिए, प्रीलिम्स तो बस एक क्वालिफाइंग स्टेज था, एक स्क्रीनिंग टेस्ट। असली मेरिट तो मेन एग्जाम और इंटरव्यू से तय होती है, और वहां हमारी रैंक बेहतर है। इसके जवाब में सरकार का तर्क था, सॉरी, लेकिन एक रियायत तो एक रियायत है। नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर आपने एग्जाम के किसी भी स्टेज पर कोई छूट ली है तो आप अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, फुल स्टॉप। और अब स्क्रीन पर उस लाइन को ध्यान से देखें जिस पर यह पूरा का पूरा केस टिका हुआ था। 2013 के एग्जाम रूल्स में साफ साफ लिखा था कि परीक्षा के किसी भी चरण में पात्रता या चयन मानदंडों में किसी भी छूट, रियायत का सहारा लिए बिना, और यहाँ जो शब्द है ना, किसी भी चरण में, बस इन्हीं शब्दों ने सब कुछ तय कर दिया। तो अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट इन शब्दों को कैसे इंटरप्रेट करेगा।
किसी भी चरण में किसी भी छूट का आखिर मतलब क्या है। और बस यहीं से इस केस का फैसला तय होना था। सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने इसे ऐसे समझा, स्टेप 1 आईएफएस एग्जाम एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये 2 टियर प्रोसेस है और प्रीलिम्स इसका पहला ऑफिशियल स्टेज है। स्टेप 2 जे किरण इस पहले स्टेज को तभी पार कर पाए जब उन्होंने एससी कैटेगरी के लिए दिए गए रिलैक्स स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया। स्टेप 3 भले ही उन्होंने बाद के स्टेज में जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन वो पहली छूट जो उन्होंने ली थी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसलिए स्टेप 4 उनका सिलेक्शन शुरू से लेकर आखिर तक जनरल स्टैंडर्ड पर नहीं हुआ था। तो बॉटम लाइन क्या निकली? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात साफ कर दी कि बाद में हासिल की गई मेरिट एग्जाम के किसी शुरुआती स्टेज में ली गई छूट को मिटा नहीं सकती। एक रियायत हमेशा एक रियायत ही रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल फैसले की, और उससे भी जरूरी इस एक जजमेंट का असर आगे होने वाले सभी सिविल सर्विस एग्जाम्स पर क्या पड़ने वाला है। फैसला बिल्कुल साफ और सीधा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल दोनों के फैसलों को पलट दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि सरकार और एंटनी मरियप्पा की अपील मान ली गई। जो 2015 में ओरिजिनल कैडर अलॉटमेंट हुआ था उसे सही ठहराया गया, यानी रैंक 37 वाले एंटनी मरियप्पा को कर्नाटक की वो जनरल इंसाइडर पोस्ट मिल गई और रैंक 19 वाले जी किरण वो तमिलनाडु कैडर में ही रह गए। और इस पूरे केस का जो सबसे बड़ा टेकअवे है, जो एक लाइन में आप समझ सकते हैं, वो ये है, अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जाम के किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह की छूट या रियायत का फायदा लेता है तो उसे एक अनरिजर्व्ड यानी जनरल वैकेंसी के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस एक फैसले ने आने वाले सालों के लिए एक बहुत बड़ा नियम सेट कर दिया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक बड़ा सवाल। नियम तो नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को ही माना, लेकिन क्या ये नतीजा फेयर है? क्या ये इंसाफ है? ये सवाल हमें वहीं लाकर छोड़ देता है जहां हम मेरिट, रूल्स और फेयरनेस के बीच के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।